हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, मोस्ट इंपोर्टेंट 5000 क्वेश्चन की सीरीज में ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो फैक्ट्स हैं, उन्हें थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए, व्याख्या के साथ दिया जाए। बाकी जैसे ही हमारे ये टोटल क्वेश्चन का टारगेट आपका कंप्लीट होगा, ये पीडीएफ आपके साथ शेयर किए जाएंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। लेकिन एक ही टाइम में दोनों मीडियम में इस चीज को कवर करना थोड़ा टफ रहता है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जो की टर्म्स हैं आपके, जहां पे समस्या हो सकती है अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को, वहां पर उसका जो की टर्म है वो इस्तेमाल किया जाए। तो मित्रों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे 76 क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने 75 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे। तो आइए, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 76 है, इसे करते हैं। हमजानामा मुगल कालीन चित्रकला की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। तो इसके संदर्भ में यहाँ नीचे आपके स्टेटमेंट है, बताना है कि भाई कौन सा सही है। पहला ये कि इसकी रचना करने का आदेश सम्राट जहांगीर ने दिया था। तो आपको याद होगा कि जो हमजानामा है ये अकबर के समय के, मतलब अमीर हमजा जो थे, पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा थे। तो उनकी वीरता के जो वृतांत है वो चित्रों के माध्यम से, जैसे एक पेज में चित्र है, दूसरे में उसकी व्याख्या एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो ये है आपका अमीर हमजा साहब के बारे में हमजानामा, जिसका संकलन जो है वो अकबर ने करवाया था, ना कि जहांगीर ने। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। हमजानामा चित्रकला जो है कागज के स्थान पे कपड़े पे निर्मित की गई है। तो हाँ, इस पे कपड़े का इस्तेमाल किया गया। सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है, पहला गलत है, याद रखिए। अब आपको यहां पर मित्रों एक चीज मैं और बता दूं कि खास तौर पे अकबर के टाइम पे जो आपके थे दसवंत और बसावन, ये चित्रकार बहुत फेमस थे। ऐसे ही उनके पिता हुमायूं जब आपके निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस समय दो वहां के चित्रकार बहुत फेमस थे। एक आपके जो थे, एक थे आपके सैयद अली, जिन्हें नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी, और उसके साथ दूसरे थे अब्दुल समद। तो ये दो चित्रकार जो थे हुमायूं के समय के थे, और बाकी अकबर के टाइम पे आपके दसवंत बसावन है। अब आपको कमेंट्स में बताना है कि जहांगीर के टाइम के सबसे फेमस चित्रकार कौन थे और उनकी कृतियां कौन सी थी। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कानूनगो का मुख्य कार्य है। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले इसे समझने का प्रयास करिए। जो आपका मुगल काल था, इसमें जो आपका प्रांत होता था, प्रांत का सबसे बड़ा जो आपका अधिकारी होता था, ये होता था आपका दीवान। ठीक है, ये सबसे बड़ा आपका दीवान हो गया। इसके बाद जो आपके छोटे जिले होते थे, जिसे कहा जाता था परगना। अब ये परगना के स्तर पे क्या होता था कि परगना के स्तर पे सबसे बड़ा जो अधिकारी था, इसको आमिल कहते थे, कहीं कहीं पे इसको आमिल गुजार भी कहा जाता था। ठीक है, ये आपका आमिल गुजार होता था, आमिल या आमिल गुजार। इसके अंडर में जो एग्जीक्यूटिव आपके कर संग्रह करने वाले अधिकारी होते थे, ये आपके शिकदार होते थे। ठीक है, और जो भूमि के आपके लेख लिखते थे वो कानूनगो होते थे, आपके कानूनगो। ठीक है, तो मित्रों ये आपने याद रखना है कि कानूनगो आपका भूमि लेखों को लिखता था, शिकदार आपका जो है ये कर संग्रह वाला एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता था, और आमिल या आमिल गुजार आपके जिले या परगना का हेड होता था, और सेंटर पे सबसे ऊपर आपके दीवान थे। इसमें ये वाली हायरार्की आपको याद रखनी है, क्योंकि ये आपसे कई आपके प्रश्न सही होंगे इस हायरार्की को याद रखने के लिए कि किस चीज के लिए कौन सा अधिकारी होता था। क्योंकि मुगल काल में, सल्तनत काल में बहुत सारे अधिकारी हैं, लेकिन खास तौर पे मुगल काल के जो अधिकारी हैं आपके, जैसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मुहतसिब कौन थे। ठीक है, इसके अलावा कानूनगो हो गया, आपका दीवान हो गया, आमिल गुजार हो गया, इस तरह के कई पद जो नए सृजित किए गए थे, इनके संदर्भ में पूछा जाता है। इजारेदार पूछे जाते हैं, इजारेदारी क्या थी। तो इन सब विषयों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कानूनगो का आपका यहाँ पर कार्य है। तो कानूनगो का मित्रों यहाँ पे कौन सा कार्य, देखिए सबसे पहला दे रखा है कि वह राजस्व संग्रहण कार्य में आमिलों की सहायता करते थे। तो ये काम तो आपका शिकदारों का था। ठीक है, वह परगना में भूमि के सभी अभिलेखों को रखते थे। तो हाँ, कानूनगो आपके भूमि के सभी अभिलेखों को रखते थे। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे कानूनगो के संदर्भ में सही है। वह किले के सामान्य प्रशासन व जागीर में उसे सौंपे गए क्षेत्रों का प्रभारी होता था। तो ऐसा कुछ नहीं है। वह वाणिज्यिक वस्तुओं पर कर एकत्र करता था तथा सीमा शुल्क चौकी की देखरेख करता था। ये सारे गलत हैं। तो ये भूमि के आपके सभी अभिलेखों को रखने वाला एक तरह से लेखपाल टाइप का आपका अधिकारी होता था कानूनगो। तालीकोटा का युद्ध जो 1565 में हुआ था, जिसे आपके राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। ये देखिए मित्रों, जो आपके विजयनगर और खास तौर पे जो उस समय के आपके दक्कन के आपके गोलकुंडा हो गया, बीजापुर हो गया, अहमदनगर हो गया, तो वहां की संयुक्त सेना और विजयनगर इसके बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें विजयनगर मतलब पराजित हुए थे। उस समय राम राय थे यहाँ पे प्रधानमंत्री, जिन्होंने इसका पूरा नेतृत्व देखा था। तो देखिए यह युद्ध दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया। तो पहला सही है। इसमें पुर्तगाली सेना ने विजयनगर का साथ दिया। तो पुर्तगाली सेना का कोई इसमें चक्कर नहीं था, ना तो इन्होंने आपके दक्कन की सेना का साथ दिया, ना विजयनगर का साथ दिया। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका गलत है।
और यहाँ पे देखिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ पे देना है कि प्रश्न के स्टेटमेंट के अलावा आखिर पूछ क्या रहा है। भाई कथन में असत्य पूछ रहा है, गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है कि सत्य पूछ रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन से सत्य हैं, तो सत्य आपका सिर्फ पहले वाला है, तो हमने इसको टिक कर दिया। क्योंकि क्वेश्चन टेल जो होती है आपकी, क्वेश्चन टेल जो प्रश्न की पूंछ है, ये सही से ना पढ़ने पे कई बार आप परीक्षा में कई सारे प्रश्नों को गलत करते हैं। तो आपने इन सब छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देना है कि भाई आपसे इस तरह से प्रश्न जो है वो गलत ना हो। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 79। पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बात की है। भाई इनका शासन अजमेर में था, तो ठीक है, इनका शासन जो है अजमेर दिल्ली दोनों क्षेत्रों में था। पृथ्वीराज की मृत्यु उत्तरायण के द्वितीय युद्ध में हुई, तो आपका यहां पे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो देखिए दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, और यहां पर जो आपका पहला स्टेटमेंट है यही सही है कि भाई ये अजमेर पर इनका शासन था। ठीक है, अब मित्रों याद रखिए पृथ्वीराज चौहान जो थे, दूसरा जो आपका तेराइन का युद्ध था, इसमें इन्हें गिरफ्तार किया गया था, ना कि इनकी मृत्यु हुई थी। बाकी इनके संदर्भ में याद रखिए इन्हें पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है। इन्हें भारतेश्वर की उपाधि दी गई थी, ये इन्हें राय पिथौरा कहा जाता है, भारतेश्वर की उपाधि दी गई है। इन्हें सपाद लक्षेश्वर भी कहा जाता है, याद रखिए सपाद लक्षेश्वर, भारतेश्वर और हिंदू सम्राट, और खास तौर पे आपके पृथ्वीराज तृतीय और राय पिथौरा, ये चारों इनकी उपाधियां हैं। ये चारों नाम आपने याद रखने, और आपको ध्यान से ये चारों नाम अगर समझ में आ गए हो तो आप कमेंट्स में इन चारों नाम को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के दरबारी नवरत्न, जो उनके कोर्ट में नवरत्न थे, उनके कोर्ट में नवरत्न में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए तानसेन जो थे शामिल थे, अबुल फजल साहब शामिल थे, राजा मानसिंह शामिल थे, बैरम खां वो उनके संरक्षक थे, तो यहां पर बैरम खां वाले जो है ये शामिल नहीं थे। मित्रों आपको ये बताना है कि अबुल फजल, फैजी, इन दोनों ने कौन सी कृतियां मतलब लिखी हैं, इनकी रचनाओं के आपने नाम बताने मुझे कमेंट्स में, अबुल फजल और फैजी। बाकी इनके टोटल जो आपके नवरत्न हैं उसमें तानसेन थे, अबुल फजल थे, मियाँ दो प्याजा थे, उसके अलावा आपके रहीम खान खाना थे, फैजी थे और आपके मानसिंह थे। टोटल आपके इसमें 9 थे। एक बार पूरे जितने भी आपके नाम हैं इन सबको रिवाइज करने के लिए आप कमेंट्स में 9 के 9 जो नवरत्न हैं उनके नाम जरूर लिख के भेजिए। मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेमू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेमू सूर शासक शेरशाह का प्रधानमंत्री था, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। ये सूर शासक आदिल शाह के प्रधानमंत्री थे। ये एक हिंदू मेवाती भार्गव परिवार से थे और अपनी योग्यता के आधार पर ये बहुत जल्दी आदिल शाह के प्रधानमंत्री बन गए। बाकी जब शुरुआती स्तर पे इन्होंने कई सारे क्षेत्रों पे अपनी विजय प्राप्त की, दिल्ली को भी इन्होंने जीत लिया था, लेकिन फाइनली आपके पानीपत के युद्ध में आंख में इनके तीर लगने से ये बेहोश हो गए और पूरी सेना तितर बितर हो गई। नहीं तो फिर इतिहास जो है उस समय कुछ और होता। तो हेमू सूर शासक शेरशाह का प्रधानमंत्री नहीं, आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। और हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू ने मुगल सेना से आपका जो है पानीपत का युद्ध लड़ा था। तो सेकंड वाला जो आपका स्टेटमेंट है ये सही है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सत्य है, तो सेकंड वाला आपका स्टेटमेंट सत्य है। अब आगे देखिए कौन से वाले सुमेलित हैं। भाई आपका जो पहला है लोहगढ़ का किला, लोहगढ़ का किला जो है आपका ये महाराष्ट्र के पुणे में है। तो ये आपकी पश्चिमी घाट की सह्याद्री पहाड़ी है, ना कि सतपुड़ा की पहाड़ी है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सीधा सीधा गलत हो जाता है। अगर आप इसको एलिमिनेशन के बेस पे देखेंगे तो पहला और ये उपरोक्त सभी में भी आपका 1 2 3 है, तो ये भी आपके तीनों ऑप्शन सीधे एलिमिनेट हो जाते हैं। आंसर आपके सामने है। बाकी ध्यान से देखिए, बीजापुर किला आपका पश्चिमी घाट में है, लोहगढ़ का किला मैंने अभी बताया आपको महाराष्ट्र के पुणे सह्याद्री पश्चिमी घाट है अगर पहाड़ी क्षेत्र देखा जाए, और चुनार का किला आपका विंध्याचल पर्वत है, आपका मिर्जापुर का सारा जो क्षेत्र है। दारा शिकोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उसने अपने जीवन काल में किसी भी मनसब को स्वीकार नहीं किया, ये बिल्कुल शुद्ध रूप से गलत है। देखिए जो दारा शिकोह थे इन्हें अब ये मतलब कि आपके मुमताज और शाहजहां से उत्पन्न पुत्र थे और ये औरंगजेब के बड़े भाई थे। 1633 मित्रों 1633 में ही इन्हें युवराज घोषित कर दिया गया था। जबकि जो औरंगजेब है काफी मतलब कि बार बार दक्षिण में युद्ध लड़ के व्यक्ति बहुत बड़ा योद्धा था। तो उन्होंने यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दारा शिकोह के संदर्भ में इस प्रश्न में कि दारा शिकोह जो था ये आपके लाहौर हो गया, गुजरात हो गया, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र इलाहाबाद वगैरह का जो है गवर्नर रह चुके थे। तो इन्हें बड़े बड़े मनसब दिए गए थे क्योंकि ये आपके युवराज थे। और उन्होंने उपनिषदों का जो है सिरे अकबर नाम से संकलन किया। तो सेकंड वाला आपका स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। कौन सा सत्य है? क्वेश्चन टेल क्या कहती है कि सत्य कौन सा है, तो बी सत्य है। मित्रों बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बहुत ध्यान से देखिए और इसे आपने बहुत ध्यान से याद रखना है।
आगे देखिए चित्रकारों पे आते हैं। तो पहला है कि बेहजाद जो है बाबर के समय के चित्रकार थे। तो बेहजाद जो है ये बाबर के समय के चित्रकार थे और इन्होंने तुजुक बाबरी में बेहजाद साहब का जिक्र भी किया है। तो आपको ये बताना है कि तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी गई इनकी कृति है। संवंत ये आपके दसवंत हैं, यहाँ पर जो सेकंड वाला है ये आपका दसवंत है। बेसिकली यहाँ पर प्रिंट की मिस्टेक है, ये आपके दसवंत हैं। दसवंत और बसावन ये अकबर के समय के थे, सेकंड ऑप्शन आपका। और तीसरा मीर सैयद अली, तो ये जहांगीर नहीं, मीर सैयद अली जिन्हें आपका नादिर उल असर कहा जाता था, ये उपाधि दी गई थी। ये आपकी हुमायूं के समय के हैं। मीर सैयद अली हो गया और इसके साथ आपके अब्दुल समद जो थे, जो आपके यहाँ पर अब्दुल समद जो थे, ये सारे आपके अब्दुल समद हो गया, मीर सैयद अली हो गया और इन्हें नादिर उल असर की उपाधि मीर सैयद अली को दी गई थी। ये हुमायूं के समय थे, जब वो निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे तभी इन दोनों से मुलाकात हुई थी। तो ये जहांगीर के समय के नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। तो पहला और दूसरा यहाँ पर आपका सही है। बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है। आपको बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां तक, अगर इन पांचों राजाओं के टाइम पे कौन कौन से आपके फेमस चित्रकार थे, ये आप एक लिस्ट बना के नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। चारों के टाइम पे कौन कौन थे आपके, पांचों के समय पे। निम्नलिखित मंगोलों के विरुद्ध बनाई गई सुरक्षा चौकियों की बात हो रही है। मित्रों, जब भी आप प्रश्न को पढ़ते हैं हमेशा बहुत सावधानी से पढ़ना है। जैसे इस प्रश्न में पूछा गया पूर्व से पश्चिम। अब मान लीजिए कई बार आप इसी तरह से प्रश्न को सही से नहीं पढ़ते, क्योंकि यहां पर देखिए समाना आपका 76 पूर्वी देशांतर के आसपास है, वहीं आपका सुनाम जो है ये 75 और ये बठिंडा आपका 74 है। अगर यही आपने क्रम सही से नहीं पढ़ा कि भाई पूर्व आपका इधर है नॉर्थ ईस्ट और ये पश्चिम की तरफ बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा जिसका जितना बड़ा आपका अक्षांश है वही आपका प्रश्न में सबसे पहले रहेगा। तो यहाँ समाना आपका, फिर आपका हो गया सुनाम, उसके बाद बठिंडा। तो ऑप्शन बी आपका सही है। तो हमेशा प्रश्न ध्यान से पढ़िए कि भाई पूर्व से पश्चिम है कि पश्चिम से पूर्व है, और उसी क्रम में जैसे कि कई बार अवरोही आरोही आपके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स में जब क्वेश्चन को पूछा जाता है तो आप प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। और ये आपकी सुरक्षा जो चौकियां हैं ये तीनों जगह बनी हुई थी, मंगोलों के विरुद्ध बनाई गई थी। मध्यकाल में प्रचलित शब्द है मसाहत। तो मसाहत क्या था? देखिए, भूमि की पैमाइश करवाई गई। भूमि का पूरा मेजरमेंट पैमाइश करवाने के बाद उस पर कर का जो निर्धारण है ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो यहाँ पे देखिए भू राजस्व से जुड़ी एक प्रणाली है, बी सही है। और अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिए, मसाहत प्रणाली उन्होंने शुरू करवाई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिए। तुलगुमा युद्ध पद्धति, तो जो तुलगुमा आपका वॉर मेथड था, इससे क्या अभिप्राय है? तो देखिए बाबर की एक युद्ध प्रणाली है। इस प्रणाली में क्या होता था, मान लीजिए बीच में यहाँ पे सेना खड़ी है, आपकी काफी बड़ी सेना यहाँ पर खड़ी है। तो बाबर क्या करते थे, यहाँ पर सामने से दाईं ओर अपनी एक टुकड़ी खड़ी कर देते थे, बाईं ओर एक टुकड़ी खड़ी कर देते थे, खुद बची हुई सेना लेके आपकी पीछे से आ जाते थे। तो इससे क्या होता था, पूरी सेना को समझ में नहीं आता था कि कौन सी वाली टुकड़ी पे धावा बोलना है। इस तरह से ये तितर बितर हो जाते थे, क्योंकि हर सेना के सामने उसके मतलब जो सिपह सलार होते हैं, सूबेदार या बड़े नायक होते हैं, उनके संदर्भ में टुकड़ियां बनी होती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर आपकी कंपनी, ब्रिगेड और इस तरह से पूरा जो हायरार्की बनी हुई है, तो ये पूरी ब्रेक हो जाती थी। और इस तरह की युद्ध पद्धतियों में लड़ने के लिए कोई भी प्रशिक्षण होता नहीं था, क्योंकि ये काफ़ी मतलब अगर आप देखेंगे जो तुर्क और मंगोल जो आपके पश्चिमी क्षेत्र से आते थे, बहुत ही दुर्गम स्थितियों में रहते थे और ख़ास तौर पे घोड़े जो होते थे बहुत तेज होते थे। तो तेज घोड़ों पे भी तीर कमान वगैरह चलाना और काफ़ी स्किल्ड होते थे। तो ये आपकी जो तुलगुमा युद्ध पद्धति है, ठीक है, ये तुजुकों से सीखी गई है और ये आपका इसके संदर्भ में जो इस्तेमाल है बाबर ने यहाँ पे किया था। तो बाबर की एक युद्ध प्रणाली थी आपकी ये। तो इस तरीके से इसमें ये जीतते थे आपका। भारत में मुगलों के अधीन जागीर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बात करनी है। तो देखिए, इसकी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को उसकी आय के साथ आवंटित किया गया और जमींदारों को सभी जागीरें उनके गृह क्षेत्र में दी गई। तो ना तो जागीरें उनके गृह क्षेत्र में यहाँ पे दी गई हैं, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, और इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को उसकी आय के साथ आवंटित किया गया, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। ना तो एक सही है ना दो। दरअसल क्या था कि मुगलों के टाइम पे जो आपके जागीरें थी वो भूमि के आधार पे, मतलब जैसे मान लीजिए किसी की जो वेतन है उसको वेतन नगद ना देके भूमि आवंटित कर दी जाती थी, और वो एक वेतन के तौर पे नहीं होता था, कई बार वो आपके टैक्सेशन के कलेक्शन के लिए भी होता था।
अब इसके संदर्भ में क्या था कि मान लीजिए जो आपकी जागीरें प्रदान की जाती थी भूमि के तौर पे, तो वो उन्हें जागीरदार कहा जाता था। और इस क्षेत्र में अगर किसान कई बार जब खेती बाड़ी अच्छे से नहीं कर पाते थे, सूखा या बाढ़ जैसी चीज़ें आ जाती थी, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, तो उस केस में क्या किया जाता था कि उस केस में राजस्व किसान, जिन्हें इजारेदार कहा जाता है, मतलब दूसरे क्षेत्र के किसानों को, एक ऊंची बोली लगाने वालों को एक मुश्त राशि में, मान लीजिए ऊंची बोली लगा दी भैया 100%, ठीक है, तो जिसने भी ऊंची बोली दे दी उसे ये किराए पे दे दिया जाता था। इन्हें कहा जाता था आपके राजस्व किसान, इजारेदार। और इजारेदारों को फिर जमीन दे दी जाती थी किराए पे। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में बाढ़ सूखा आने से किसान कह रहे हैं भाई हमारे पास ना तो बीज है ना ही हम फसल बो पाएंगे, तो इजारेदार ये होते थे, ठीक है। तो आप समझ जाइए, बाकी यहां पर दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह संत 15वीं सदी का रहस्यवादी भक्त था। कबीरदास ने उन्हें संतों का संत, मतलब संतन में संत कहा है, ठीक है। वे निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख संतों में से एक है। निर्गुण याद रखिए। संत ने एक आदर्श समतावादी समाज की कल्पना की है जिसे बेगमपुरा नाम दिया गया है। मित्रों ये सारी बातें जो हैं आपकी रविदास जी के बारे में है। संत रविदास को ही संतन में संत जो है कबीर ने कहा था। और बेगमपुरा, दरअसल इन्होंने अपनी कृतियों में एक आदर्श मतलब एक शहर का एग्जाम्पल रखा था जिसे बेगमपुर नाम दिया था। और वहाँ बताया गया था कि भाई वहाँ ना तो जाति है ना ही मतलब आपकी बहुत सारा जो तिरस्कार होता है, समाज की जितनी भी कुरीतियाँ हैं, ठीक है, जितनी भी आपके अस्वस्थ जितनी भी चीज़ें आप पाएंगे, उन सारी चीज़ों को हटा के एक बहुत ही आदर्शवादी यूटोपिया टाइप का समाज जो था, इन्होंने भी एक कल्पना की थी। बेगमपुरा उसका नाम रखा था। तो याद रखिए ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपकी संत रविदास के बारे में है। मुगल साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में यहाँ पर आपको स्टेटमेंटों का चुनाव करना है। देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट आ गया कि फसलों में किए गए संग्रह को माल के रूप में जाना जाता था। ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है, पहला सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि राजस्व अधिकारियों को मुगल प्रशासन द्वारा इजारा व्यवस्था, राजस्व खेती के तहत भूमि दी जाती थी। अब देखिए राजस्व अधिकारियों को इजारा दिया जाता था कि जहाँ फिर जब किसान खेती नहीं कर पाते थे, जो किराए के किसान या फिर बोली लगा के जो खेत चढ़ा दिया जाता था वो इजारा होता था। उन्हें मतलब आपके राजस्व किसानों को इजारा कहा जाता था, ना कि राजस्व अधिकारियों को इजारा भूमि दी जाती थी। अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया था, ये गलत है। और आमिल गुजार एक प्रांत का राजस्व संग्रह प्रभारी था। तो देखिए आमिल गुजार एक जो प्रांत जो है, देखिए प्रांत का सबसे बड़ा अधिकारी दीवान था। और जो आपका परगना होता था, जिसे आज की डेट में जिला कहा जाता है, परगने का जो आपका हेड अधिकारी है वो आमिल गुजार होता था, जबकि संग्रह का जो प्रभारी है वो आपका शिकदार होते थे। तो ध्यान देना है आपने इन सब कीवर्ड्स पे, बहुत ज्यादा ये जरूरी है आपके। तो यहां पर आपका जो पहला स्टेटमेंट है वही सही है और दूसरा तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा सत्य है? तो बस एक सत्य है आपका। औरंगजेब की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है कौन सा यहां पर सही नहीं है। तो देखिए उसने प्रत्येक राजमार्ग, सीमा या नौका पर राहदारी नामक एक कर अधिरोपित कर दिया। तो मतलब जो आपके हाईवे बॉर्डर होते थे, हाईवे बॉर्डर पे राहदारी नामक कर औरंगजेब के द्वारा नहीं लगाया गया, जबकि इन्होंने इस कर को हटा दिया था। तो पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत है और यही पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। आपने क्वेश्चन टेल को हमेशा बहुत अच्छे से पढ़ना है मित्रों, ध्यान रखिए और आपसे पूछे गए सारे प्रश्नों के जवाब दीजिए। ये आपको अपने एक प्रश्न के तौर पे परीक्षा में जरूर दिखने वाले हैं। बाकी सिक्कों पर कलमा के प्रयोग को, जो आपका कलमा था जो इन्होंने कॉइन्स पे लिखा था, उसे सिक्कों पर जो कलमा है, कलमा के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया। तो ठीक है, ये इन्होंने प्रतिबंधित किया गया था। जो न्यू ईयर होता है आपका पारसियों का, जो नौरोज होता है, उसको नववर्ष मनाने की प्रथा को समाप्त कर दिया। और ये याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पीपल्स का गुड कंडक्ट होता है, जो मोरालिटी होती है, तो इन्होंने मोरल जो आपका है मतलब लोगों से उनके अच्छे आचरण पर नजर रखने के लिए मुहतसिब जो है, मुहतसिब याद रखिए, ये औरंगजेब ने इसको मतलब कि नियुक्त किया था। तो मुहतसिब जो होते थे, तो मुहतसिब का काम ये होता था कि अच्छे आचरण पर नजर रखनी, सार्वजनिक नैतिकता के नियंत्रण पर ध्यान देना। तो ये आपका जो आपका मुहतसिब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। और राहदारी जो कर है ये औरंगजेब के द्वारा हटाया गया था। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला, ग्राम स्तर पर प्रशासन बनाए रखने के लिए आयंगार व्यवस्था बहुत फेमस है, पहला सही है। भू राजस्व भूमि के मापन वर्गीकरण के पश्चात निर्धारित किया जाता था, सही है। कर संग्रह का अधिकार उच्चतम बोलीकर्ता को दिया जाता था और तत्पश्चात राज्य करों को एकत्र करता था, राज्य को भुगतान करता था, सही है। उनकी न्याय प्रणाली और न्यायिक पदानुक्रम उचित प्रकार से विकसित था, ये गलत है।
देखिए न्यायिक व्यवस्था बहुत उचित लेवल की यहाँ पे बिल्डअप नहीं थी, राजा ही सर्वोपरि माना जाता था। इस तरह की बहुत अच्छी हायरार्की नहीं बनाई थी कि भाई आपके मतलब सेंटर में या प्रांत के लेवल पे, मंडल के लेवल पे, नाडु के लेवल पे किस तरीके से न्याय को रन किया जाएगा। जैसे किसी क्षेत्र में मान लीजिए बहुत सिस्टमैटिक एक यहाँ पे अच्छी न्याय प्रणाली आपकी नहीं पाई जाती विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में। निम्नलिखित कौन सा कथन सिख गुरुओं के संदर्भ में सही है? पहला, गुरु नानक देव जी ने अकाल तख्त की स्थापना की और अमृतसर की किलेबंदी की। देखिए जहां तक किलेबंदी की बात है, आपको याद होगा जो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव, उन्हें जहांगीर के द्वारा फांसी दे दी गई थी। जब जहांगीर के द्वारा फांसी दी गई तो उनके पुत्र जो थे गुरु हरगोबिंद, तो भाई किसी भी बेटे के पिता की जब मृत्यु होगी तो इसके बाद गुरु हरगोबिंद ने यहाँ पर आपके अकाल तख्त की स्थापना की और अमृतसर की किलेबंदी की गुरु हरगोबिंद ने। बाकी गुरु नानक देव जी के टाइम पे अकाल तख्त वाला जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका सही नहीं है, तो यही यहाँ पर आंसर है। बाकी गुरु गोबिंद सिंह ने मानव रूप में 10वें और अंतिम सिख गुरु थे, क्योंकि इन्होंने बता दिया था कि भाई अब से जो है गुरु प्रथा आपकी नहीं चलेगी, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, ये लास्ट में उन्होंने बोला था। गुरु गोबिंद का गुरु के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल था गुरु हरगोबिंद का, तो ये सही है। जो आपके गुरु अर्जन देव के पुत्र थे गुरु हरगोबिंद छठे गुरु, इनका जो आपका टाइम है सबसे लंबा था। गुरु अर्जन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन कर उसे श्री हरमंदिर साहिब में स्थापित किया, तो ये सही है। और एक चीज़ आप और याद रखिए कि गुरु गोबिंद सिंह ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर की कृतियों को भी इसमें रखा था और बाद में फिर दशम ग्रंथ नाम से इसको फिर से आपका संकलित करवाया था। और खास तौर पे जो आपकी गुरुमुखी लिपि है, गुरुमुखी लिपि जो है आपकी शुरुआत में ही आती है, गुरु अंगद देव के द्वारा इसको करवाया गया था। शिवाजी के अधीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? शिवाजी के अधीन प्रशासन मुख्यतः दक्षिणी राज्यों की प्रशासनिक पद्धतियों के अनुरूप था, तो शिवाजी के अधीन जो इसके संदर्भ में आपने बताया, तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका ये सही है कि शिवाजी के अधीन जो प्रशासन है दक्कन के राजाओं से ही उन्होंने सीखा है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी प्रशासनिक पद्धति है आपको पता होगा अष्ट प्रधान जैसा था। आपको कमेंट्स में ये बताना है कि अष्ट प्रधान में जो आपके विदेशी मामले या पत्राचार को देखते थे उस अधिकारी का नाम क्या था। बाकी अगर आप अष्ट प्रधान के सभी अधिकारियों के काम बता सकते हैं तो जरूर एक्सप्लेन करके बताइए। उसने राज्य के मामलों पर परामर्श देने हेतु मंत्री परिषद की नियुक्ति की थी, तो मंत्री परिषद था आपका अष्ट प्रधान, पेशवा उसका प्रधानमंत्री होता था। नियमित सैनिकों के वेतन का नगद था और राजस्व अनुदान दोनों में भुगतान किया जाता था। आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो आपकी दो प्रथाएं उन्होंने स्टार्ट करवाई थी, कर राजस्व से जुड़ा हुआ जो उनका चौथ था और सरदेशमुखी थी, दोनों में कितने प्रतिशत आपका टैक्स रखा गया था, ये आपने कमेंट्स में बताना है। कि सरदेशमुखी मतलब जमींदारों का जमींदार, जो जमींदार थे वो सरदेशमुखी देते थे, और खास तौर पे जो सुरक्षा के भाव से चौथ दिया जाता था 1/4 दिया आपका जाता था, इसमें आपके परसेंटेज कितनी थी? वैसे मैंने आपको जवाब दे दिया है, आप समझ गए होंगे। तो मित्रों यहाँ पे आपके तीनों स्टेटमेंट जो है शिवाजी जी के संदर्भ में सही हैं। विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुदिरै चेट्टी घोड़ों के व्यापारी होते थे, तो ये याद रखिए, ये की टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है विजयनगर में। ये आपका जो कुदिरै चेट्टी है घोड़ों के ही व्यापारी होते थे। और राक्षस तंगड़ी आपका जो है तालीकोटा का युद्ध विजयनगर की पराजय हुई, राम राय प्रधानमंत्री थे और हराया किसने था? तो आपके दक्कनी राजाओं का जो एक गुट बना था जिसमें आपका बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था, तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से हराया। कृष्णदेव राय का संबंध तुलु वंश से है, तो सुलु वंश को मतलब कि एक तरह से अपदस्थ करके तुलु वंश के ये राजा थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के द्वारा इनके द्वारा दो कृतियों को भी लिखा गया है। आपको बताना है कि संस्कृत में आपकी और तेलुगु में इन्होंने दो कृतियां कौन सी लिखी, उनका नाम आपने बताना है कमेंट्स बॉक्स में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वो कृतियां हैं। निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपने वृत्तांत में कहा था कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है? तो ये आपके कृष्णदेव राय के टाइम पे आपके थे डोमिंगो पायस, डिमिंगो पेस या डोमिंगो पायस, दोनों नाम आपको मिलेंगे। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अब मित्रों ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न है इसे बहुत ध्यान से देखिए आप लोग। ये प्रश्न आपका मान के चलिए कि कई बार ये आपका परीक्षा में पूछा जाएगा और काफी ज्यादा टफ आपका ये क्वेश्चन बनता है। देखिए सबसे पहला है कि भाई ये आपके जो तीनों की टर्म्स हैं ये सूफी संतों के बारे में है। आपका मलफुजात हो गया, मकतूबात हो गया, आपका तज़किरा हो गया। तो ये जो तज़किरा है और मकतूबात है, मलफुजात है, ये तीनों शब्द आप याद रखिए। देखिए मलफुजात क्या होता था, ये आपके सूफी संतों की बातचीत होती थी, और जो आपका मकतूबात है ये सूफी संतों के पत्रों का संकलन होता था। तो यहाँ पर ये दोनों वाले जो है आपके गलत सुमेलित कर रखे हैं। आपकी जो तज़किरा है ये क्या है? तो तज़किरा आपकी सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण है।
यहाँ पर आप बहुत ही महत्वपूर्ण दो कृतियों के नाम याद रखिए। मलफुजात में अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर आपका आता है फवाइद, फवाइद उल फुआद। फवाइद उल फुआद जो है ये आपकी हसन दहलवी साहब की जो रचना है, हसन दहलवी साहब जो है इनकी ये रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, इसको आपने याद रखना है। फवाइद उल फुआद जो है ये एक मलफुजात है। मलफुजात क्या होता है? सूफी संतों की बातचीत, ठीक है। इसी के साथ जो तज़किरा है आपकी सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण है, इसमें आप जो है मीर खुर्द किरमानी, जो आपके मीर खुर्द किरमानी थे, इनकी एक रचना है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आपने याद रखना है। ये आपकी कौन सी है किरमानी साहब की रचना? ये है आपकी सियार उल ओलिया, सियार उल ओलिया। ये आपने रचना का नाम याद रखना है मित्रों। याद रखने के लिए आप एक काम करिए, सियार उल ओलिया जो मीर खुर्द किरमानी साहब की, और फवाइद उल फुआद जो कि एक मलफुजात ग्रंथ है हसन दहलवी साहब का, ये दोनों को आप कमेंट्स में लिख के फिर से दोबारा सेंड कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपका ये तथ्य बिल्कुल याद हो जाएगा, क्योंकि मित्रों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका फैक्ट है और ये आपसे परीक्षा में दोनों टाइप से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे ये जो आपकी की टर्म्स है इस पे बन सकता है कि भैया मलफुजात जो है सूफी संतों की बातचीत होती है, मकतूबात जो है पत्रों का संकलन होता है, और तज़किरा जो है ये इनकी जीवनियों का स्मरण होता है। तीनों शब्द याद रखिए। और दूसरा जो मैंने अभी आपको दो कृतियां बताई, कमेंट्स में उसको फिर से आप रिपीट कीजिए। निम्नलिखित में से किन के लेखन कार्यों को आदि ग्रंथ में रखा गया है? तो देखिए मीराबाई इसमें नहीं है, बाकी रविदास, कबीर, गुरु तेग बहादुर और बाबा फरीद। जो गुरु अर्जन देव थे उनके टाइम में आपके कबीर, बाबा फरीद, रविदास, इन सब संतों की बाणी है, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी की बाणी उनके ही पुत्र ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने बाद में सम्मिलित की थी। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन 1 है इसको एलिमिनेट कर दीजिए, तो ये सी आपका आंसर सही हो जाएगा। सूफी जो सिलसिले हैं इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? तो देखिए शरीयत की अवहेलना करने वालों को बाशरिया, देखिए बा जो है ये बा पॉजिटिव शब्द होता है, बे निगेटिव होता है, तो शरीयत की अवहेलना करने वालों को बेशरिया कहा जाता था और इसका पालन करने वालों को बाशरिया कहा जाता था। ये दोनों शब्दों पे ध्यान रखिए, बाशरिया बेशरिया। तो पहला स्टेटमेंट आपका जो है यहाँ पर यही गलत है, यही इसका आंसर है। बाकी सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म के स्थान और सूफी वंश की स्थापना वाले करने वालों के नाम पे रखा गया था। वलीउल्लाह से मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था, वलीउल्लाह जो था उससे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखते थे। और लगभग 12वीं शताब्दी में सूफी सिलसिलों का गठन आपका जो है शुरू हुआ है। बाकी कॉमन स्टेटमेंट है, बस पहला याद रखिए कि शरीयत की अवहेलना करने वालों को बेशरिया कहा जाता था। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन आपका सही है? पहला, अलवार शिव भक्त थे जबकि नैनार आपके वैष्णव संत थे। तो मित्रों आपको याद होगा कि अलवार आपके वैष्णव और जो नैनार है वो शिव भक्त है आपके। अलवारों नैनारों का संबंध तमिल प्रदेश से है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला आपका गलत है। अलवार संतों द्वारा संकलित आपका जो नलियार दिव्य प्रबंधन है इसका तमिल वेद के रूप में माना जाता है, तो ये सही है, याद रखिए। ये आपके अलवार संतों से जुड़ा हुआ है, ये जो आपका नलियारा दिव्य प्रबंधनम है, ठीक है। अपार हो गए, संबंदर हो गए, सुंदरार हो गए, इसकी कविताएं आपको तवरम। तो दरअसल जो आपकी कृतियां होती थी, जो संगीत रूप में, जो संगीत के रूप में उनका वर्गीकरण रखा जाता था, जो उनका क्लासिफिकेशन म्यूजिक के तौर पे किया जाता था, उन्हें आपका तवरम या तेवरम कहा जाता था। और ये अपार, संबंदर, सुंदरार, ये तीनों संत जो हैं ये आपके नैनार हैं। और यहाँ पर आपको एक शब्द और याद रखना है, वो है आपके प्रांतक प्रथम। तो जो प्रांतक प्रथम थे उन्होंने अपार, संबंदर और सुंदरार की मतलब धातु की बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियों को मंदिर में रखवाया भी था। तो यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट जो है यही गलत है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। यहाँ पर आपने कमेंट्स में मुझे जो बहुत ही फेमस आपकी एक अलवार मतलब महिला संत थी और एक नैनार आपकी महिला संत थी, उसका नाम बताना है, नहीं तो कल शाम तक मैं आपको इसका आंसर दूंगा। आपको बताना है कि सबसे फेमस महिला जो अलवार संत है और नैनार महिला संत है, दोनों का आपने नाम बताना है। चलिए मैं नाम बता देता हूँ, आप इतना आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन सी अलवार है, कौन सी नैनार है। एक आपकी करैकल है और एक आपकी अंडाल है। तो आपको बताना है कौन अलवार है, कौन नैनार है। तो मित्रों एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, तो 25 क्वेश्चंस को ऐसे बहुत ही आराम से, बढ़िया से, प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करके मैंने कोशिश की है कि कुछ एडिशनल पॉइंट्स या इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ। तो आप इसे बहुत ध्यान से सुनिए। बाकी हमारे जैसे ही ये क्वेश्चन का आपका पूरा कलेक्शन कंप्लीट होगा 150 का, तो ये PDF आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। इसको आप एक टेस्ट के तौर पे भी सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे मैंने जितने भी सवाल पूछे आप उसके जवाब जरूर दीजिए। जैसे कि मैंने आपसे चित्रकारों का नाम पूछा है, कई जगह मैंने आपसे अष्टप्रधानों में जो अधिकारी हैं उनका विवरण पूछा है। मैंने आपसे कहा है कि अभी जो हमने मलफुजात पढ़ा है, तज़किरा पढ़ा है, इसकी जो कृतियाँ हैं इसका नाम लिखिए।
इस तरीके से आपको जरूर काम करना है, क्योंकि इससे दिमाग बहुत एक्टिव होता है और आप प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अपनी स्किल पे काम करते हैं। मित्रों, पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मित्रों से लाइक करवाइए भी।